हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, आपका स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और आज बात करेंगे जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली आने वाला है, यानी 31 जनवरी को, यानी 31 जनवरी को, उसके रिगार्डिंग, यानी जो मैथ की पेडागोजी और उसी सीटेट में हमारे जो क्या नाम पुराने साल में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, जो आपकी पेडागोजी होती है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही इजी ढंग से कैसे करना है। तो समझिए, जैसे देखो, आपको बताया कि हमें किसका सीटेट का एग्जाम देना है। सीटेट का एग्जाम देना है, तो एग्जाम कोई भी हो, तो अब इसमें पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। आपको ये भी पता है कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, एक प्रश्न के एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन हमें आंसर कौन सा देना है? जो सबसे ज्यादा सही हो। हमें कौन सा देना है? सबसे ज्यादा सही हो। और आपको एक चीज और बता दूं, कोई प्रश्न है, कोई हमारा क्वेश्चन है, उसको सही करने के क्या तरीके होते हैं? उसको सही करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। उसको सही करने के दो तरीके क्या होते हैं कि उस प्रश्न का या तो आपको सही उत्तर पता हो, क्या? या तो आपको सही उत्तर पता हो, और यदि आपको सही उत्तर नहीं पता हो तो उसके आपको 3 गलत उत्तर पता हो। क्या पता हो? जैसे चार विकल्प होते हैं ना हमारे किसी प्रश्न में। कितने विकल्प होते हैं? 4। तो आपको या तो एक सही पता हो या फिर 3 गलत पता हो, तभी तो आप एक प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो आपको पेडागोजी में ध्यान क्या रखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि सही उत्तर आप जब ही मार्क करेंगे जब आपको पूरा 100% सही पता हो। कितना? 100%। लेकिन 3 गलत कैसे छांटते हैं? सीटेट की पेडागोजी में क्या है कि यदि किसी प्रश्न में लैंगिक रूढ़वादिता की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लैंगिक रूढ़वादिता। किसी प्रश्न में यदि लैंगिक रूढ़वादिता की बात की जाए तो वो विकल्प सही नहीं हो सकता। किसी प्रश्न में बच्चे से परिभाषा देने को कहा जाए, क्या? परिभाषा देने को कहा जाए, वो उत्तर सही नहीं हो सकता, वो विकल्प सही नहीं हो सकता। किसी में बच्चे को रटाने की बात की जाए, किसकी? रटाने की बात की जाए, वो सही नहीं हो सकता। देखो, लैंगिक रूढ़वादिता में क्या होता है कि किसी प्रश्न में ये कहेंगे लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती, या ये कहेंगे लड़के ही मैथ सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी प्रश्न में लैंगिक रूढ़वादिता या परिभाषा या रटाना या फिर क्या रटाना, ऐसी बातें कही जाए तो उस प्रश्न का विकल्प सही नहीं हो सकता। वो उस प्रश्न का विकल्प सही नहीं हो सकता। लेकिन सही क्या हो सकता है? अगर देखो, किसी में खोज की बात की जाए, यानी बच्चे से खोज करने की बात की जाए, बच्चे को अवसर दिया जाए, क्या किया जाए? बच्चे को अवसर दिया जाए, तो वो उत्तर सही हो सकता है, वो उत्तर सही हो सकता है। तो आप पहले एक काम करिए, जैसे आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो या तो आपको डायरेक्टली उसका सही उत्तर पता है तो आप सही उत्तर मार्क कर दें। यदि आप और सही जब भी मार्क करें जब आपको उसका 100% पता हो, यानी 100% आप श्योर हैं कि ये सही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको सही उत्तर कैसे करना है। और देखो, सही उत्तर में क्या हो सकता है? यदि बच्चे से खोज की बात की जाए, बच्चे को अवसर देने की बात की जाए, बच्चे को मूर्त पदार्थों के द्वारा समझाया जाए। कैसे? यदि बच्चे को मूर्त पदार्थों के द्वारा समझाया जाए, वो उत्तर सही हो सकता है। और इसमें आपको याद रखना है, यदि किसी उत्तर में बच्चे को रटाने की बात की जाए, या परिभाषा की बात की जाए, या लैंगिक रूढ़वादिता की बात की जाए, और या फिर दंड की बात की जाए, या किसकी? दंड की बात की जाए, तो ये विकल्प कभी भी सही नहीं हो सकते। ये विकल्प कभी भी सही नहीं हो सकते। और सही में आपको क्या करना है? बच्चे को खोज की बात की जा रही है, वो सही हो सकता है। बच्चे को अवसर की बात कही जा रही हो तो वो सही हो सकता है। बच्चे को मूर्त पदार्थों के द्वारा सिखाने की कोशिश की जा रही हो तो वो सही हो सकता है। तो आपको सीटेट की पेडागोजी में ये चीज विशेष ध्यान रखना है। आप हमेशा सही उत्तर के पीछे मत भागिए कि हमें मतलब इसका सही उत्तर मिल जाए। जरूरी नहीं है, सही नहीं मिले कोई बात नहीं, आप गलत को छांट लीजिए। आप क्या करेंगे? गलत को छांटेंगे। चलिए, अब मैं कुछ प्रश्न लेता हूं तो उनके थ्रू आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलो दोस्तों, तो आप बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, आपको समझना है, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, ये लिखा हुआ है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। कक्षा 2 के छात्रों को क्या लिखने के लिए कहा गया? 44 लिखने के लिए कहा गया। तो कुछ ने 404 लिख दिया। कितना लिख दिया? 404 लिखा। तो अध्यापक के रूप में आप कैसे संबोधित करेंगे? तो ये कह रहा है कि उनकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे। उनकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे, तो ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी कह रहा है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। उन्हें क्या करेंगे? मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। और तीसरा कह रहा है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। और चौथा कह रहा है कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे।
तो भाई देखो कहीं ना कहीं ये भी बात सही नहीं है। ये कह रहा है कि उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख दें। अगर हम सही उत्तर लिख देंगे तो क्या वो सीख गए? नहीं ना। अच्छा, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। भाई इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर उस समूह में रख देंगे जिसने सही लिखा है तो उससे क्या वो सही करना थोड़ी ना सीख जाएगा। आगे कह रहा है कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। यदि उन्हें सही उत्तर आता ही होता तो वो शुरुआत में ही नहीं लिख देते, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। और मैंने आपको अभी बताई थी कि किसी प्रश्न का सही होने का तरीका ये है, यदि बच्चों को हम यदि मूर्त पदार्थों के थ्रू समझा रहे हैं तो उन्हें बेहतर समझा पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो कहीं ना कहीं ये सही होगा। कैसे? जैसे यदि बच्चों को मूर्त पदार्थ, हमने बोला कि बेटा 44 लिखो, तो यदि वो 44 नहीं लिख पा रहा तो हम कहेंगे देखो 44 कितना होता है, वो समझ ही नहीं पा रहा, तो हम समझाएंगे 40 और 4, 40 और 7, तो बेटा कितना हो गया? 44। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह समझाएं मूर्त पदार्थों से, यानी कोई जो चीजें बच्चा जानता है उनके थ्रू समझाएंगे तो बच्चा बहुत बेहतर समझ पाएगा। तो चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दूसरा। हमें उन्हें कैसे समझाना है? मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम से समझाना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति, यानी कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? किससे? यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। अब हमें क्या बताना? रचनावादी दृष्टिकोण यानी ये कह रहा है, अब इसका पहला ऑप्शन है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, यानी गणित केवल तथ्यों को सिखाता है। ये बात बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है कि गणित से हम तथ्य सीखते हैं, ये कह रहा है। आगे दूसरा ऑप्शन कह रहा है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। भाई सच्चाई की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं गणित से, हमें तो अपनी तर्क शक्ति बढ़ानी है, यानी सोचने की ये शक्ति मतलब डेवलप करनी है। आगे तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गणित पूर्णतः विषय परक है। भाई ये भी बात सही नहीं कि गणित पूर्णतः विषय परक है, ऐसा नहीं है। आगे चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी जो बच्चा है, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि मानस दर्शन है वो गणित का क्या है? महत्वपूर्ण पहलू है, यानी जो बच्चा है एकदम प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहा है चीजों को, तो ये मतलब ये चीज हुई रचनावादी दृष्टिकोण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी। आप बस यही याद रखें, हमेशा कभी सही उत्तर के पीछे ना भागे। आप या तो आपको डायरेक्ट एक सही पता हो, या फिर आप 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, चौथा अपने आप सही बचेगा। आपको ये चीज देखते हुए तीनों आप ये लग रहा होगा, देखो हालांकि ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें वो बताना है जो सबसे ज्यादा सही होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सही कौन सा है? चौथा। यानी जो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही बात है कि गणित का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? मानस दर्शन। तो इन सब की अपेक्षा यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है? डी। यानी ये वाला सबसे ज्यादा मजबूत सही है। चलिए अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा, क्या कह रहा है? गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। इनमें से 3 ऑप्शन है, इनमें से क्या है वो गणितीय तर्कड़ा का सूचक है? पहला ऑप्शन है गणितीय तर्कड़ा की परिभाषा देना। हमने अभी आपको बात कही थी, यदि किसी ऑप्शन में परिभाषा की बात की जाए तो वो सही नहीं हो सकता। आगे कह रहा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। हाँ भाई, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को तर्क संगतता देने की क्षमता हम यदि उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं तो ये बात सही हो सकती है। आगे तीसरा ऑप्शन कह रहा है परिकलन में निपुणता की क्षमता, यानी बच्चों को रट्टू तोता यानी निपुण बनाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। आगे कह रहा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण यानी याद करने पर जोर दिया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी। बस आप इतना याद रखें, ऑप्शन को एलिमिनेट करें, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? यानी बच्चे के अंदर 3D समझ हमें विकसित करनी है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है? चलिए हम लास्ट वाला ऑप्शन उठाते हैं। ये कह रहा है कि संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। यदि आप संख्याओं को ऐसे संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे, ये हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 और ये ऐसे लिख दिया -1 -2, तो इससे क्या बच्चे के अंदर 3D समझ जाएगी? भाई इससे तो कुछ नहीं सीख पाए 3D के बारे में। 3D आप समझते होंगे जो यानी 3 विमीय होता है। क्या होता है? जिसमें 3D फिगर वो होते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, और 2D फिगर वो होते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज होती हैं। तो इससे तो कुछ नहीं सीख पाएगा 3D के बारे में। दूसरा कह रहा है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना।
भैया समय ले दोगे तो इससे क्या बच्चा ये सीख जाएगा कि मतलब 3D के बारे में पूछ रहा है या 2D के बारे में, कुछ नहीं सीखेगा। आगे कह रहा है कि मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। यदि आप कोई भी मानचित्र ही बनाते हैं दोस्तों, तो वो भी तो क्या होता है, 2D ही तो होता है। जैसे अब मान लो आप कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो वो भी क्या होता है। चलो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखो हम बात कर रहे थे तो देखो ये क्या नाम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो भैया यदि हम चंद्रमा के उदय होने का समय लिख देंगे तो उससे तो बच्चों को 3D के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा ना। आगे कह रहा है कि मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। अब भैया आप कोई मानचित्र भी बनाओ तो वो भी तो 2D ही होता है। मानचित्र क्या होता है, 2D होता है। आगे जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। यदि आप बोतल बनाओगे, क्या बनाओगे, बोतल। यदि आप बोतल बनाओगे तो बोतल क्या होता है, 3D फिगर होता है। यदि भैया आप बोतल बनाओगे, देखो ऐसे करके बोतल बनाओगे तो बोतल एक क्या होता है, ऐसे करके बनेगा, यानी 3D फिगर होता है। तो इससे बच्चों को 3D फिगर के बारे में पता चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए। कौन सा होगा, ए। तो आपको याद रखना है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, एकदम से मत जाइए ऑप्शन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। यानी यदि कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो उसका कारण क्या हो सकता है। यदि बच्चा कोई मैथ में वीक है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लिंग। क्या कह रहा है, लिंग। यानी देखो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि किसी ऑप्शन में रटाने की या लैंगिक रूढ़वादिता, तो इसमें कह रहा है लिंग, यानी इसका मतलब ये है कि कोई यानी लड़की है तो मैथ में कमजोर हो सकती है। ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। तो लैंगिक यानी लिंग के आधार पर तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कोई मैथ में कमजोर है या तेज है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आगे कह रहा है देखो गणित का स्वरूप। आपको पता है गणित सबके लिए सेम होता है, कोई बहुत ज्यादा होशियार होता है, कोई वीक होता है। तो गणित सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। तो ये बात भी बिल्कुल नहीं हो सकती। तीसरा कह रहा है कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। भैया स्वाभाविक क्षमता सबकी एक जैसी होती है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो ज्यादा सीखता है और जो नहीं पढ़ता वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन ये कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हाँ ये जरूर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम अपने जो मतलब बच्चे होते हैं उनको यदि शुरुआत से यदि हम उन्हें आर्ट दिलवा देंगे तो वो मैथ में वीक हो जाते हैं। यदि भैया वो मैथ पढ़ेंगे ही नहीं तो मैथ में ओबियसली वीक हो जाएंगे। तो ये चीज हो सकती है। उनकी जो मतलब सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका कारण हो सकता है कि कोई बच्चा, किसी बच्चे की गणित में उपलब्धि कम है तो उसका कारण ये हो सकता है। ये तीनों नहीं हो सकते। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं।